आइए हम देखते हैं कि ये चेक करने के लिए कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने ये कहा 153 और 371 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो क्या कहता है कि अगर किसी नंबर का क्यूब निकालें, जैसे 153 का हमने लिया तो 153 में 1 का क्यूब निकाला, फिर +5 का क्यूब निकाला, फिर +3 का क्यूब निकाला। मतलब कहने का क्या कि 1 + 125 + 27 = 153 आएगा। तो उसे हमने क्या नाम दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नाम दिया। अगर सम क्यूब निकालने पर और उसके सम को कैलकुलेट करने पे अगर ओरिजिनल नंबर आए उसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। ठीक, तो हमने आए देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, import java.util.scanner। util हमारा पैकेज का नाम है और स्कैनर हमारी क्लास है। पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस को हम पैकेज का नाम देते हैं। और स्कैनर की जगह पर हम एस्ट्रिक भी यूज़ कर सकते थे फॉर ऑल क्लासेस के लिए, लेकिन हमने स्पेसिफिक दिया है स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए। क्लास नेम example3 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गूमेंट। फिर हमने इंट एन लिया है नंबर जिसको चेक करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। फिर सम = सम 0 दिया है ताकि पहली बार सम को क्या डिक्लेयर कर सके, 0 डिक्लेयर कर सके, और फिर बाद में पुराने सम को नए सम के साथ ऐड करते जाएं। डी किस लिए यूज़ किया है, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया है। और आई ओरिजिनल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया है। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर obj = न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। obj हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। सिस्टम डॉट इन क्या है, टू रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। फिर हमने क्या कहा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एन। एन = क्या है, obj डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर क्लास का जो इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, हम जब कैलकुलेट कर लेंगे सम, तो हमें ये चेक करना रहेगा कि वो सम ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं है। इसीलिए हमने एक और वेरिएबल में ओरिजिनल नंबर को स्टोर कर लिया। आई में भी ओरिजिनल नंबर स्टोर है। अगर हम 153 एंटर करें तो 153 एन में तो एंटर किया ही है और आई में भी उसको स्टोर कर लिया है, ताकि हम ये बाद में उसको कंपैरिजन करा सकें सम को। तो हमने क्या कहा, वाइल एन ग्रेटर देन 0, एन की वैल्यू कितनी है, 153 मान लेते हैं। ठीक, अच्छा, फिर हमने सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट किया, एन मॉड 10। मॉड 10 मतलब 153 मॉड 10। 153 मॉड 10 पे क्या होगा, 153 मॉड 10 पे हमने क्या कहा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। ठीक, फिर इसके बाद से क्या कहता है, सम = सम प्लस रिमाइंडर का क्यूब, डी मतलब रिमाइंडर का क्यूब। सम की वैल्यू कितनी थी, पहली बार 0 कैलकुलेट होगी, फिर 0 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 3 × 3 × 3 27 आ गया। तो सम कितना आया, 27। फिर इसके बाद से हम n का कोटेंट निकालेंगे। n = n डिवाइड बाई 10। n डिवाइड बाई 10 मतलब 153 डिवाइड बाई 10, तो कितना होगा, 153। हमारे कोटेंट कितना बचेगा, हमने क्या कहा, 15 होगा। हमने क्या कहा, n = 153 कोटेंट 10 डिवाइड बाई 10, तो कितना बचा, कोटेंट 15 बचा। तो 15 आया। फिर लूप चला आगे, दोबारा लूप चला तो n ग्रेटर देन 0। n ग्रेटर देन 0 मतलब 153 15, n की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 15 हो चुकी थी। 15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आया। फिर n मॉड 10 किया तो n मॉड 10 के n की वैल्यू कितनी है, 15 है। 15 मॉड 10 कितना बचा, रिमाइंडर 5। तो चलिए आए देखते हैं कितना बचा, 15 मॉड 10 = 5 बचा। ठीक, तो इसके बाद से हमने सम कैलकुलेट किया। सम कितना है, सम = सम प्लस डी का क्यूब। डी कितना बचा था, रिमाइंडर 5 बचा था। तो हमने क्या कहा, अब पुराना सम कितना है, 27 है। 27 + 5 × 5। तो हमने क्या कहा, कितनी वैल्यू आ गई, 27 + 5 × 5 × 5, 27 + 125 152 वैल्यू आ गई। फिर हमने कोटेंट चेक किया, n = n डिवाइड बाई 10। 15 डिवाइड बाई 10 कितना बचा, कोटेंट 1 बचा।
तो हमने क्या कहा, कितना बचा, n इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 10 कितना बचा, 4 इक्वल टू 1 बचा 14। तो हमने क्या कहा, फिर दोबारा लूप चला, फिर वन ग्रेटर देन ज़ीरो, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आए, n mod 10 कितना बचा, 1 mod 10, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा। अच्छा, फिर इसके बाद से सम इक्वल टू सम प्लस डी, पुराना सम कितना था, 152 था, और रिमाइंडर कितना बचा है, 1, तो कितना हुआ, 152 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू आएगी, 153 आ गया। तो इसके बाद से हमने क्या कहा कि n डिवाइड बाई 10, 151 डिवाइड बाई 10, कोटेंट कितना बचा, 0 बचा। तो हमने क्या कहा, कितना हो गया, कोटेंट 0 बचा, ठीक। फिर इसके बाद से हम दोबारा ऊपर गए, लूप चला तो ज़ीरो ग्रेटर, एन की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप से बाहर। सब में कितना स्टोर है, हमारे 153 स्टोर है सब में। क्या, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, सम इक्वल टू 152 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया था, 153 हो गया था। तो सब में 153 स्टोर है, और ओरिजिनल आई में कितना स्टोर था, ओरिजिनल वैल्यू स्टोर थी 153 ही। तो एक सम इक्वल टू आई, तब क्या होगा, अगर सम की वैल्यू भी 153 है और आई की भी वैल्यू 153 है, तो नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगर ये दोनों सम और आई इक्वल नहीं होते तो एल्स में जाता, और नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब कहने का क्या नंबर था कि अगर, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर 1 2 3 हमने एंटर किया होता, तो इसका सम कितना आता, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3, तो कितनी वैल्यू आती, 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आती, प्लस 3 3 ज़ा 9 9 3 27 कितना आता, 27 36 वैल्यू आती, ठीक। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता, ठीक। तो नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। तो हमने क्या कहा, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को चेक करा सकते हैं कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। चलिए आइए देखते हैं इसी प्रोग्राम को रन करा के कि हमारा आउटपुट क्या जनरेट करेगा। तो CMD ओपन किया, CD डेस्कटॉप, अच्छा, जावा सी, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या था, हमारे प्रोग्राम का नाम example3 था, example3.java। अच्छा, ये हमने किसी फाइल में रखा हुआ है इसलिए नहीं सेव हुआ। चलिए आइए देखते हैं। इसको पहले डेस्कटॉप पे ले आते हैं। जावा सी example3.java, जावा example3, एंटर एन वैल्यू 153, कितनी वैल्यू आ गई, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर एक और नंबर देखते हैं, example3, एंटर नंबर 123, कितनी वैल्यू आ गई, नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका सम कितना निकला, 36। फिर एक और नंबर चेक करते हैं, जावा example3 371, इसका सम कितना आया, 371 ही आएगा, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कि सम के साथ उसका क्यूब निकालने पर अगर वही नंबर आ रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का नाम देंगे। आगे हम देखेंगे पैलिंड्रोम नंबर और रिवर्स नंबर का प्रोग्राम और फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।